गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे झारखंड के जो स्थिति है। चैप्टर का नाम मैं बता दूं, सामाजिक स्थिति। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे थे और इसी सामाजिक स्थिति में हम लोग आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। बहुत सारी चीज़ें देखें, कितने प्रतिशत जो है जनजाति हैं और कितने प्रतिशत जो हैं उसमें अल्पसंख्यक हैं, जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं। ये सभी के बारे में पढ़ें। फिर हम लोग ये भी देखें कि विकलांग का स्थिति क्या है झारखंड में, जनजातियों का आर्थिक स्थिति क्या है, एससी एसटी जो है हमारे, उसका आर्थिक स्थिति क्या है। जो प्रमुख संस्था है, जो इंस्टीट्यूशनल जो है जनजातियों के लिए, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है जो इनका इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे बात किया जाए तो उरांव में घुमकुड़िया बोलते हैं, तो घुमकुड़िया के बारे में आप लोग पढ़े थे कि घुमकुड़िया क्या होता है। राइट, घुमकुड़िया बेसिकली उरांव जनजाति में जो युवा गृह होता है उसको कहते हैं। और इस युवा गृह में जो है उन्हीं लोगों का अनिवार्य होता है जाना उन्हीं लोगों के लिए, मीन्स वही लोग उसमें जा सकते हैं जो 10 से 12 वर्ष के हों, तो उसको प्रथम प्रवेश अवस्था में रखा जाता है, जिसको प्रवेश अवस्था बोलते हैं। द्वितीय जो है मध्यवर्ती अवस्था कहा जाता है, वो 10 से 12 साल के 3 वर्ष के बाद इसमें जो है प्रवेश आरंभ होता है। और फिर इसके बाद है वरिष्ठ अवस्था, जो कि 10 से 12 साल, फिर 15 से 16 साल, फिर 3 साल, मतलब 20-21 साल तक जो है इसमें रहते हैं। और कब तक रहते हैं, ये जो इनका युवा अवस्था जो है इंस्टीट्यूशनल जो संस्था है, इसमें वो कब तक रहते हैं, तब तक रहते हैं जब तक कि उनका विवाह नहीं हो जाए। इसमें युवक और युवती दोनों शामिल होते हैं, दोनों का अलग अलग जो है एक तरह से हॉस्टल लाइफ होता है। उसमें वे अलग अलग तरीकों के चीज़ सीखते हैं। जैसे उसमें उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में सीखते हैं, नृत्य सीखते हैं, संगीत सीखते हैं, और भी चीज़ें हैं जो धार्मिक और सामाजिक आर्थिक चीज़ों के बारे में यहाँ पे ये सब जनजाति जो है वो सीखते हैं। घुमकुड़िया जो है एक लिंगीय संस्था है, इसके बारे में भी हम लोग देखे थे। और यहाँ पे युवक और युवती का जो है अलग अलग जो है युवा गृह होता है। और युवकों के घुमकुड़िया को, जो युवक हैं, जो मेल हैं, उनका जो संस्था है, जो युवा गृह है, उसको जोंक एड़प्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोंक एड़प्पा। ठीक है। और युवतियों के लिए जो घुमकुड़िया है, युवा गृह जिसका नाम है, उसको पेल्लो एड़प्पा कहते हैं। तो जोंक एड़प्पा और पेल्लो एड़प्पा, ये दो नाम है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। और इसी में अगर बात करें कि जोंक एड़प्पा के बारे में अगर कुछ और भी पॉइंट हम लोग जानना चाहें तो वो ये है कि जोंक एड़प्पा जो है इसका निगरानी जो है धांगर महतो करता है और इसकी सहायता धांगर कोटवार करता है। धांगर महतो और धांगर कोटवार ये दो अलग अलग टर्म हैं। इसके बारे में आप कमेंट करेंगे अगर आपको पता हो तो, और नहीं पता हो तो मैं अभी वीडियो में आगे बता देता हूँ। धांगर महतो जो है वो सामाजिक और धार्मिक मामलों की सलाह देता है, धांगर महतो। और धांगर कोटवार जो है, कोटवार क्या करता है, वो कोटवार जत्रा का आयोजन करता है, सबकी भागीदारी की सुनिश्चित करता है। ठीक है। साथ ही साथ वह यह भी देखता है कि नृत्य संगीत में उरांव परंपरा का पालन हो रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हो जाती हैं, समझने लायक चीज़ें हो जाती हैं, जिसको समझना अनिवार्य होता है। इसको आप बोलते हैं जोंक एड़प्पा। ये जोंक एड़प्पा में ये होता है आपका। ठीक है। अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसको वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जोंक एड़प्पा के कार्य को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए प्रत्येक 3 वर्षों में इस पद के लिए चुनाव होता है। जो भी 2 पोस्ट में बताया, धांगर महतो और धांगर कोटवार, ये दोनों पद का जो है हर 3 वर्ष में चुनाव होता है। जो अच्छा परफॉर्मर होता है उसको कंटिन्यू रखा जाता है, और जो अच्छा परफॉर्मर नहीं होता है उसको हटा के दूसरे को वहाँ पे लाया जाता है। ठीक है। और ये जो चुनाव है, ये दोनों पदों का जो चुनाव है, इसका दायित्व जो है कोन्हा जोखर को दिया जाता है।
ठीक है, कोन्हा जोखर, जो कि धांगर महतो जोख एड़प्पा का प्रधान भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी आप देखें, धांगर महतो एक तरह समझिए ऊंचा पोस्ट है वहाँ पे, और वो जोख एड़प्पा का प्रधान भी होता है। इन चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हम लोग देखेंगे पेल्लो एड़प्पा। ठीक है, पेल्लो एड़प्पा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जैसे यहाँ पे है कि कोन्हा जोखर, कोन्हा जोखर क्या है? कोन्हा जोखर जो है वो जोख एड़प्पा का हेड होता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपने नोटबुक और पेन लेके बैठा होगा। अगर नोटबुक और पेन आप लेके नहीं बैठते हैं तो ये आपकी गलती है। ठीक है, मैं देखता हूँ हमेशा से लोग क्या करते हैं, मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हैं, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, उनको देखने का आदत हो गया है, लिखने का आदत है ही नहीं। ठीक है, आज का जो जनरेशन है उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्यों लिखेंगे वो? ठीक है, पूरा ब्रह्मांड जो है माथा में वो लेके घूम रहे हैं, तो लिखना क्या है? ठीक है, और कोई अगर नेता आ जाता है उनके शहर में तो झंडा उठा के चल दिए उसके पीछे, लिखना नहीं है ना। इजी काम चाहिए, इजी, जो मन के लिए अच्छा हो वो काम चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपका डिमेरिट। अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो गलत बात है। समझ रहे बात को? ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं पेल्लो एड़प्पा। पेल्लो एड़प्पा क्या है? इसमें युवाओं का प्रवेश नहीं होता है, ये युवतियों के लिए है। पेल्लो एड़प्पा किसके लिए है? युवतियों के लिए। ठीक है, इसके सदस्य को धनगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धनगरा। जोख एड़प्पा के तरह यहाँ भी तीन जो है अवस्था बटे हुए हैं। जैसे जोख एड़प्पा में था आपका प्रवेश अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था और वरिष्ठ अवस्था, उसी तरह से यहाँ भी जो है आपके युवतियों के लिए भी जो है ये यहाँ पे बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जो घुमकुड़िया है युवक और युवती दोनों के लिए है। युवक का जो घुमकुड़िया है उसको जोख एड़प्पा कहते हैं, और जो और जो युवतियों के लिए जो घुमकुड़िया है उसको पेल्लो एड़प्पा कहते हैं। ठीक है, जिसमें पेल्लो एड़प्पा में युवाओं का प्रवेश जो है वर्जित होता है, वो उसमें एंट्री नहीं कर सकते। जोख एड़प्पा की तरह यहाँ भी क्या है, आपको तीन अवस्था में बटे हुए हैं, जिसमें नाम अलग है आपका। ठीक है, नाम अलग है, जिसको एक को बोलते हैं सन्नी पेल्लर। ठीक है, प्रथम अवस्था को सन्नी पेल्लर कहते हैं, द्वितीय अवस्था को चौड़ा जोखर कहते हैं, तृतीय अवस्था को कोहा पेल्लर कहते हैं। ठीक है, तो सन्नी पेल्लर, चौड़ा जोखर और कोहा पेल्लर, ये सब नाम है, आप ये सब समझिएगा। पेल्लो एड़प्पा का प्रधान जो है एक वृद्धा होती है। वृद्धा मतलब एक बुजुर्ग महिला होती है, जिससे पेल्लो कोटवार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक धांगर कोटवार आया था टर्म, जो कि जोख एड़प्पा में आया था। यहाँ पेल्लो कोटवार टर्म है जो कि आपका पेल्लो एड़प्पा में आया है। ठीक है, इसकी आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। और इसकी मातहत बड़की बेगाइन होती है। ठीक है, जो पेल्लो एड़प्पा के सदस्यों को नियंत्रित रखती है। यह पेल्लो एड़प्पा की सबसे होशियार और सियानी युवती होती है। ठीक है, प्रायः कोहा पेल्लर की युवती ही यह पद संभालती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान रखनी होगी। ठीक है, फिर आपका एक टर्म आ जाता है जो है मुंडा जनजाति के लिए। तो आज इस चैप्टर को वहीं ख़त्म कर देते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति। आप जो बोलिएगा, अगर जनजातियों के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो जनजाति नहीं, लेकिन यूनिट 1 में जो है 4 चैप्टर, उसको ख़त्म करके हम लोग जनजाति वगैरह के बारे में जानेंगे। तो इसको देख लेते हैं। आपका जो मुंडा जनजाति में जो है युवागिरी को गितिओरा नाम से जानते हैं। देखिए, किसी भी जनजाति में जो युवागिरी है वो सभी में लगभग एक ही जैसा नियम होता है। ठीक है, इस बात को आप समझिए, लगभग एक ही जैसा नियम रहता है। कहीं नियम कुछ है तो कहीं कुछ है। ठीक है, यह भी घुमकुड़िया की तरह समलिंगीय होता है। समलिंगीय मतलब एक लिंग के लोग एक तरफ, दूसरे लिंग के लोग दूसरी तरफ, या अलग अलग दोनों का है। कुछ दूरी पे ठहरने का, रहने का, सीखने का प्रावधान बना हुआ है।
ठीक है। गांव के अविवाहित युवा और युवतियां अपने अपने गितियोरम रात में शयन करते हैं। उरांव जनजाति में जिस तरह से व्यवस्थित रूप से घुमकुड़ियाँ मौजूद हैं उरांव जनजाति में, वैसा ही व्यवस्थित रूप जो है मुंडा में, आपके मुंडा के गितिओरा जनजाति में देखने को मिलते हैं। सॉरी, मुंडा जनजाति के गितिओरा युवा गृह में देखने को मिलते हैं। सॉरी, ऊपर नीचे हो जाता है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको समझनी चाहिए। और गितिओरा में क्या होता है, नृत्य होता है, संगीत होता है, अलग अलग परंपरा के बारे में भी उनको शिक्षा वहाँ पे दी जाती है। और फिर जो है जतरा, वाद्य यंत्र, ये सब भी जो है बजाने का प्रशिक्षण वहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद है कि यहाँ पे और भी लोग क्या करते हैं, गाना और कहानियाँ का भी सुनाकर जो है नैतिक शिक्षा दिया जाता है। हम लोग को भी नैतिक शिक्षा दिया जाता था कहानी सुना के, है ना। हम लोग भी जब 2, 3, 4, 5 ये सब क्लास में होते थे तो हम लोग का एक चैप्टर होता था नैतिक शिक्षा। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा में क्या होता था कि लोग है कहानी के माध्यम से लोग थोड़ा सा समझते थे। एक कहानी अभी याद आ गया तो मैं उसको थोड़ा सा बता दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कहानी एक ये था कि एक बूढ़ी महिला होती है, वो आम का पौधा लगा रही होती है अपने बगीचे में, सॉरी रास्ते में। तो वहाँ से एक राजा जा रहा होता है या राजकुमार जा रहा होता है, पूछता है कि माता आप ये जो पेड़ लगा रहे हैं इसका फल तो आप कभी खा नहीं पाइएगा, तो फिर ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं आप। बोलती है कि ठीक है, ये तो बात सही है कि हम इसका फल नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसका जो है उम्र जो है अधिक हो गया है। अधिक मीन्स ये समझिए वृद्ध महिला है, और वो अगर उस पेड़ को लगाती है और जब तक वो पेड़ बड़ा होगा, अभी ना पेड़ आ गया है ऐसा कि अभी लगाएं अगला साल फलने लगा, तो वैसा पेड़ नहीं होता था उस टाइम पे, क्यों अभी ग्राफ्टिंग किया हुआ रहता है तो तुरंत फलने लगता है। पुराने टाइम पे जो पेड़ होता था वो एक मैच्योर होने के बाद ही फलता था उसमें, और जब फलता था तो बहुत ज़्यादा फलता था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो वृद्ध महिला बोली कि चलो हम तो नहीं खा पाएंगे ये पेड़ का जो फल है, लेकिन मेरे जाने के बाद, मतलब मैं जब इस संसार को छोड़ चुकी होंगी तो मेरे जो आने वाले पीढ़ी हैं वो तो इस पेड़ के फल को तो खा सकेंगे ना, और वो तो पेड़ की छांव में तो बैठ सकेंगे, खेल सकेंगे ना। तो ये एक मैसेज देती है उस राजकुमार को। तो वो इस मैसेज से क्या है कि राजकुमार जो बहुत प्रसन्न होता है और उसको, उस वृद्ध महिला को अपने कोर्ट में बुला के उसको सम्मानित भी उनको करते हैं। ठीक है, कि मीन्स वो क्या कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, लोगों को समझनी चाहिए। आज आज अभी इतने सेल्फिश हो गए हैं लोग, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना, सिर्फ अपने बारे में। और लोग तो सेल्फिश हुए ही हैं, हर कोई सेल्फिश हुआ पड़ा है, किसी को किसी के बारे में नहीं सोचना। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर मैं आपका मीन्स अगर आप हमको सुनते हैं तो मेरा बात भी समझिएगा कि कभी कभी कुछ कार्य जो हैं वो बिना किसी कारण का भी कर देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो बहुत कुछ चलते रहता है, सुख भी है इंसान के जीवन में, दुख भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सुख और दुख के दौरान में अगर आप किसी का भला कर दे रहे हैं, अगर आपके हाथ से, आपके नियत से किसी का भला हो जा रहा है, तो वो जो है उसका कोई मूल्य नहीं होता है, वो बहुत ही अलग चीज़ है वो फिर। ठीक है, भले ही आपको उस समय उस चीज़ का महत्व नहीं पता चले, बट आफ्टर अ टाइम मैंने किया है, मैं देखा हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।